चलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अचिन्त्या व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। कक्षा में स्वागत है सभी का। आज मीन लग्न के बारे में हम लोगों को चिंतन करना है। और जो मीन लग्न है, मीन लग्न में जैसे केंद्राधिपति, त्रिकोणाधिपति, त्रिषडाय, त्रिक, मारक, ये सब हम लोग 11 लग्न का समझ रहे हैं। मतलब इसमें दिशोभाव लग्न में बृहस्पति, बुध ये केंद्र का अधिपति होते हैं। ये सब अभ्यास हो चुका है, इसको बार बार अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। कुछ नया विषय है तो उसको ही हम लोग समझें आज। विशेष करके यहाँ दिशोभाव लग्न मीन लग्न में लग्नेश बृहस्पति है। इस कुंडली को एक बार आप सभी लोग नजर डालिए। मीन लग्न में यहाँ लग्नस्थ है एवं लग्न से द्वितीय स्थान में शनि एवं द्वादश स्थान में राहु, कुंभ राशि में राहु विद्यमान है। इस कुंडली में, ये किसी का कुंडली है इसीलिए आपके साथ चर्चा कर रहा हूं। बुध शुक्र ये दोनों मिथुन राशि में अवस्थित है और मंगल बैठा है वृष राशि में। सूर्य कर्क राशि में पंचम भाव में स्थित है, केतु सिंह राशि में एवं बृहस्पति जो है वह मीन लग्न में नवम स्थानस्थ है, भाग्य स्थानस्थ बृहस्पति है। हम लोग जो मीन लग्न की जब हम लोग चर्चा करते हैं, त्रिक, त्रिक मतलब 6 8 12, त्रिक स्थान का अधिपति सूर्य शुक्र शनि एवं त्रिषडाय का भी अधिपति सूर्य शुक्र शनि। इसीलिए हम लोग इस कुंडली में मीन लग्न में जानते हैं सूर्य शुक्र एवं शनि ये तीनों सबसे अधिक अशुभत्व ग्रह कहने से मीन लग्न में ये। और जो पूर्व कक्षा में हम लोग कुंभ लग्न के भी चर्चा कर रहे थे, उसी कुंभ लग्न में मीन लग्न अथवा कुंभ लग्न, यदि जन्म लग्न मीन या कुंभ हो और शुक्र 12वें घर में हो तो शुक्र योग फल नहीं देता है। और बाकी लग्न में शुक्र शुभ फल दे सकता है 12वें घर में, परंतु मीन एवं कुंभ लग्न में कभी भी वो शुभ फलप्रद नहीं होता है। जो व्यभाव का शुक्र से हम लोग शयन सुख, आध्यात्मिक सुख, भौतिक सुख का चिंतन करते हैं, उस प्रकार की फलादेश मीन लग्न में एवं कुंभ लग्न में नहीं होता है। इसको हम लोगों को दिमाग में बैठाना चाहिए, क्योंकि शुक्र सूर्य शनि ये तीनों की तीनों क्या है ना, षष्ठेश अष्टमेश एवं व्यभाव का अधिपति एवं त्रिषडाय 3 6 11 का भी अधिपति है, इसलिए अशुभत्व है। एक पक्ष आप लोगों को इस कुंडली के पूरा में डाटा भी लिखा हूं, इसमें स्क्रीन में आप लोग देख रहे होंगे। जन्म समय कितने बजे है ना, मध्यरात्रि के पूर्व है। मध्यरात्रि पूर्व क्या, ये तो लगभग, क्योंकि लग्न से सप्तम भाव के अंदर इस तरफ लग्न 11वें 12वें दशम नवम अष्टम और सप्तम भाव में होने से हम लोग जानते हैं ये दिवा जन्म होगा। कौन ना, लग्न से इस तरफ सूर्य होने से, लग्न से इस तरफ सूर्य बैठने से दशम एकादश व द्वादश अथवा नवम अष्टम षष्ठ स्थान के अंदर व सप्तम भाव के अंदर ये दिवा लग्न होता है, दिन में शिशु का जन्म होता है। जब सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त सप्तम भाव में सूर्य रहने से सूर्यास्त होता है, यहां सूर्य बैठा है कहा ना, पंचम भाव में, तो मध्यरात्रि के पूर्व है। क्योंकि मध्यरात्रि का स्थान कहाँ है ना, चतुर्थ भाव है, पाताल लग्न हम उसको जानते हैं। खमध्य लग्न मतलब दशम भाव और पाताल लग्न मतलब ये जो क्या होता है ना, चतुर्थ भाव। तो पाताल मतलब मध्यरात्रि के पहले शिशु का जन्म है, इसीलिए मध्यरात्रि के पूर्व। और कृष्ण पक्ष चतुर्थी अथवा पंचमी के आसपास है, क्योंकि सूर्य से 7वें घर में यदि चंद्रमा सूर्य से 7वें घर के अंदर हो वो शुक्ल पक्ष एवं 7 से आगे चले जाए। जैसे सूर्य को 1 मानते हुए हम लोग चंद्रमा तक गिनती करेंगे तो चंद्रमा यहाँ 9वें घर में बैठा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 घर में चंद्रमा बैठने के कारण
सूर्य से 9वें घर में चंद्रमा होने से हम लोग जानते हैं चतुर्थी कृष्ण पक्ष के चतुर्थी के आसपास शिशु का जन्म है। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी इस प्रकार जन्म है। पंचमी षष्ठी भी हो सकता है। इसमें महाभाग्य योग है। महाभाग्य योग ये कन्या का कुंडली है। यदि रात्रि जन्म हो और तीनों लग्न, सूर्य, चंद्रमा, ये तीनों कौन से राशि में हो, आप लोगों को पता होगा। एक तो समराशि, दूसरा विषम राशि। कन्या के लिए समराशि उत्तम होता है। समराशि में जैसे यहाँ मीन राशि समराशि है, चंद्रमा बैठा है और सूर्य भी समराशि कर्क राशि में बैठा है, लग्न भी समराशि का है। ये तीनों सूर्य, चंद्र, लग्न, ये तीनों समराशि में रहने के कारण, रात्रि काल में इस कन्या का जन्म होने के कारण इसमें महाभाग्य योग है। हम लोग पूर्व कक्षा में ये सब चर्चा किए हैं, उसके बाद भी रिपीट कर रहा हूं अभ्यास के लिए एक, क्योंकि जब हम लोग कुंडली का फलादेश करते हैं, दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, गोचर, अष्टक वर्ग, ग्रह योग एवं फलादेश की सिद्धांत, इन सभी बिंदुओं को एक साथ एक चिंतन करते हैं हम लोग। उस चिंतन तक पहुंचने के लिए हम लोगों को निश्चित रूप में बार बार अभ्यास, मतलब माइंड आपका प्रतिक्षण चलना चाहिए। एक कुंडली जब आप देख रहे हैं, हर समय में माइंड आपका क्या होना चाहिए, एक रोटेशन होना चाहिए और आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करना चाहिए, मंत्र सिद्धि होना चाहिए। तभी जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, एक अच्छा उत्तम फलादेश कर सकते हैं। इसमें महाभाग्य योग के साथ साथ पापकर्तरी योग है, क्योंकि लग्न से द्वितीय द्वादश में पापक ग्रह रहने के कारण पापकर्तरी है। अशुभ धुरधरा योग भी है, क्योंकि चंद्रमा से द्वितीय द्वादश में पापक ग्रह है। यहाँ हमने राहु को ले लिया, राहु को तो ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन राहु को यहाँ मैं गिनती कर लिया हूं। शुभ वासी योग है, सूर्य से द्वादश स्थान में बुध शुक्र होने के कारण भी शुभवासी योग है। एवं दामनी योग है। दामनी क्योंकि 6 घर में सभी सूर्यादि सप्तक ग्रह 6 घर में बैठे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 बल्लकी, दामनी, पाश इत्यादि जो सप्त संख्या योग हम लोग पढ़े हैं पूर्व कक्षा में, उस प्रकार की दामनी नामक एक शुभ योग है। शुभवासी, शुभ दामनी और वरिष्ठ योग भी है। चंद्रमा सूर्य से कितने घर में ना, 9वें घर में बैठा है, इसीलिए वरिष्ठ योग भी है। भद्र योग भी है, क्योंकि लग्न से व चंद्रमा से बुध बैठा कहाँ है ना, स्वगृहस्थ होके केंद्र में बैठा है, इसलिए भद्र योग भी, शुभ भद्र योग भी है। गौरी योग का लक्षण यहाँ, एक तो प्रसंग गौरी योग के लक्षण में हम लोग जानते हैं चंद्रमा के ऊपर बृहस्पति का पूर्ण दृष्टि हो एवं चंद्रमा स्वगृहस्थ अथवा उच्चस्थ हो, तभी जाके गौरी योग बनते हैं। यहाँ गौरी योग का लक्षण नहीं है, इसलिए इसको हम लोगों को हटा देना चाहिए। गौरी योग नहीं है एक पक्ष में। और अधियोग भी हम लोग चर्चा किए थे, जैसे सर्वे पंचसु षट्सु सप्तसु शुभा मालाश्च पंक्त्या स्थिताः यद्देवं मृति षड् व्ययादिषु गृहेष्वि अशुभाख्याः स्मृताः स्वर्क्षो उच्चे यदि कोणकंटकयुतो भाग्येश शुक्राबुभौ लक्ष्म्याथो तथा विधे हिमकरे गौरी तिजीवेक्षिते। इसमें माला योग के साथ साथ एक अधियोग का भी हम लोग चिंतन किए हैं। यदि अधियोग का लक्षण क्या है, यहाँ अधियोग का लक्षण नहीं लिखा है। किसी भी भाव के 6, किसी भी भाव को लग्न मानते हुए उससे बाद चंद्रमा से अथवा लग्न से, लग्नाधियोग, चंद्राधियोग, भावाधियोग, हम लोग यहाँ लग्नाधियोग समझें तो लग्न से 6, 7, 8 इन तीनों भाव में पापक ग्रह रहेंगे तो लग्नाधियोग होगा। किसी भी चंद्रमा से भी उसी तरह है, चंद्रमा जहां बैठा है वहां से 6, 7, 8 में ग्रह बैठेंगे तो वहां चंद्राधियोग होगा। शुभ ग्रहों के द्वारा शुभ अधियोग, पापक ग्रहों के द्वारा पापाधियोग होते हैं। यहां आप लोग एक ध्यान पूर्वक देखिए, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम ये 4 भाव अधियोग से युक्त है। क्यों? उसका कारण देखिए, ध्यान देने के विषय यही है। अधियोग का फल शुभत्व भी होता है, अशुभत्व भी होता है। शुभ अधियोग में शुभत्व,
अशुभ यदि अधियोग में अशुभत्व भी होता है। यहां आप लोग जब चिंतन कर रहे हैं, क्या चिंतन करेंगे? ना पापाधियोग हो रहा है, किस भाव को? ना सप्तम भाव को, क्योंकि सप्तम भाव को आप एक बार लग्न मानते हुए वहां से गिनती करेंगे तो 6, 7, 8 इन तीनों स्थान में ग्रह बैठे हैं। और वो ग्रह हम लोग एक प्रकार के मान सकते हैं पापक ग्रह है। राहु शनि तो पापक ग्रह है, चंद्रमा को शुभ के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन मिश्रित अधियोग इसको ग्रहण कर सकते हैं सप्तम भाव। अष्टम भाव से गिनती करें तो उसी तरह 6, 7, 8 अष्टम भाव भी अधियोग से युक्त है। नवम भाव से गिनती कीजिए, नवम भाव से 6, 7, 8 वहां भी अधियोग है। दशम भाव से भी 6, 7, 8 एकादश भाव से नहीं। 6, 7, 8 केतु को ग्रहण करेंगे तो एकादश भाव भी अधियोग से युक्त है। मतलब कहने से यह अर्थ है, निश्चित रूप में इस व्यक्ति का, इस कन्या का सप्तम भाव से लेके एकादश भाव तक, मतलब पत्नी स्वामी कन्या के कुंडली है यह, इसलिए स्वामी पति एवं मृत्यु स्थान जो छिद्र स्थान, भाग्य स्थान, धर्म स्थान, कर्म स्थान एवं आय लाभ स्थान, ये सब भाव अधियोग से युक्त है। ये सबके सब अधियोग मिश्रित अधियोग है। संपूर्ण शुभत्व नहीं है कि संपूर्ण अशुभत्व भी नहीं है, मिश्रित अधियोग में जुड़ा हुआ है सारा के सारे भाव। इससे हम लोग क्या समझ रहे हैं? 100% कोई भी फल इसको 100% प्राप्ति नहीं हो रही है। और हम लोग जितना समझ रहे हैं मार्केश मंगल बुधा, और सबसे अशुभत्व ग्रह मीन लग्न में शुक्र सूर्य शनि, याद रखना है सबसे अशुभत्व ग्रह शुक्र सूर्य शनि। क्यों? क्योंकि ये त्रिषणाय का भी अधिपति है और त्रिक का भी अधिपति है, इस कारण से ये तीनों की तीनों अशुभत्व है। इन सभी का प्रभाव जन्म कुंडली के ऊपर होने के कारण हर समय में आप मीन लग्न की कुंडली उठाएंगे, यदि इन तीनों का प्रभाव संपूर्ण रूप में लग्न व पंचम व नवम इस प्रकार की प्रभाव डाल रहा है, वहां आप 100% शुभ फल का फलादेश नहीं कर सकते हैं। और यदि शुक्र की महादशा चल रहा हो, अथवा जैसे मीन लग्न है, मीन लग्न में तो शुक्र व्यभाव में बैठ जाए तो हानिप्रद है, और 12वें घर में शनि बैठ जाए तो निश्चित 12वें घर के शनि क्या होता है, योग देने वाला होता है, क्योंकि वो कुंभ राशि का हो जाएगा। कुंभ राशि शनि के लिए मूल त्रिकोण राशि होता है। लेकिन यहां देखिए इस कुंडली में 12वें घर के अधिपति एवं लाभ स्थान का अधिपति जाके व्यभाव में बैठा है, धन व्यय का है, अर्थ व्यय हो रहा है। तो कर्म प्राप्ति अर्थ के साथ संबंध है। कर्म प्राप्ति व्यक्ति को होता है तो धन प्राप्ति भी हो जाता है, लेकिन यहाँ कर्म में विसंगति है। जबकि शुभ ग्रह बुध शुक्र संपूर्ण रूप में कर्म स्थान को दृष्टि दे रहे हैं, परंतु कर्म भाव का अधिपति अपने व्यय स्थान में चला गया है। हमेशा याद रखना है, किसी भी भाव को हम लोग लग्न मानते हैं, उस भाव से भावाधिपति यदि केंद्र अथवा त्रिकोण त्रिकोण अथवा उससे केंद्र में चला जाए वो शुभ फलप्रद होता है। लेकिन यहाँ दशमेश कहाँ है बैठा है? ना अपना व्यय स्थान में बैठा है। दशम भाव का व्यय स्थान में बैठने के कारण बृहस्पति कर्म के लिए लाभदायक नहीं होगा। बृहस्पति का पुनर्दृष्टि धन भाव के अधिपति के ऊपर है, तो धन सामान्य प्राप्त होगा, संपूर्ण धन प्राप्ति नहीं। मतलब कर्म जो 100% प्राप्त होना चाहिए, सारे बुध शुक्र को हम लोग शुभ ग्रह मान रहे हैं, भद्र योग से युक्त है, वरिष्ठ योग है, महाभाग्य योग है, कई सारे शुभ योग होने के बाद भी कहने के अर्थ यह है, एक कुंडली में केवल सारे के सारे शुभ योग हो जाना सबसे उत्तम फलप्रद रहता है, ऐसा नहीं है। शुभ योग होने के बाद भी यदि ग्रह कर्म प्राप्ति ना हो तभी मानसिक दुश्चिंता आ जाता है। धन प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति नहीं हो, पैसा नहीं है पास में,
सुख शांति नहीं है, उससे भी व्यक्ति असंतोष रहता है। और हम लोग जानते हैं शरीर, मन, आत्मा, ये तीनों हमारे जीवन को कंट्रोल करते हैं। ये तीनों की अशुभत्व, जैसे यहाँ मीन लग्न में हम लोग चिंतन करें, चंद्रमा कौन से स्थान का अधिपति है ना, पंचमेश है। इस मीन लग्न में सबसे उत्तम फलप्रद ग्रह कौन है ना, चंद्रमा है। चंद्रमा मीन लग्न में लग्नस्थ बैठा है बृहस्पति के घर में, और बृहस्पति का पूर्ण दृष्टि है। बृहस्पति का पूर्ण दृष्टि चंद्रमा के ऊपर है, संतान प्राप्ति होगा। परंतु रोगेश जो षष्ठेश, षष्ठ भाव का अधिपति सूर्य चला गया है, बैठा है, तो संतान कष्ट भी होगा। बृहस्पति का पूर्ण दृष्टि चंद्रमा के ऊपर होने के कारण कन्या प्राप्ति होगी, विवाह के उपरांत कन्या प्राप्ति होगी। उसमें भी शारीरिक कष्ट होने की संभावना हो सकती है, क्योंकि सूर्य बैठा है और सूर्य अशुभत्व है, रोगेश है, रोगाधिपति अपने व्यय घर में चला गया है। चंद्रमा शनि के साथ 12वें घर में रह जाए मीन लग्न में, आप हमेशा याद रखना है, इसी मीन लग्न में सबसे उत्तम फलप्रद ग्रह शनि है, चंद्रमा है। चंद्रमा यदि शनि के साथ मिलकर बैठ जाए, इस प्रकार की स्थिति हो जाए, चंद्रमा शनि राहु हो जाए, तो धनहीनता अवश्य होगा, वहां अर्थ प्राप्ति नहीं होगी। हम लोग जानते हैं बृहस्पति एवं चंद्रमा का दशा अंतर दोनों मित्र होते हैं। चंद्रमा बृहस्पति के द्वारा गुरुचंद्र योग बनता है। चंद्रमा से केंद्र में बृहस्पति रहने के कारण जो आपका गजकेसरी योग बन जाता है, शुभ योग है। परंतु इस मीन लग्न में बृहस्पति चंद्रमा परस्पर मित्र है। हम लोग जानते हैं कोई भी लग्न हो, उस लग्न के अधिपति के साथ पंचम नवमेश मित्रता संबंध रखते हैं। यहाँ चंद्रमा मंगल ये तीनों, बृहस्पति चंद्रमा मंगल ये तीनों परस्पर मित्र है। और यहाँ बृहस्पति का दृष्टि मंगल के ऊपर, चंद्रमा यदि लग्न में बैठा हो, चंद्रमा के ऊपर भी हो, तो ये निश्चित एक शुभ फल प्राप्ति का योग है। उसके बाद भी बृहस्पति की दशा में जब चंद्रमा की अंतरदशा होता है, संपूर्ण शुभ फल प्राप्ति नहीं होता है, उसको नोट करना है। इसी केवल मीन लग्न में अल्प हर्ष व अल्प फल प्राप्ति होती है, जितना अपेक्षित है उतना शुभ फल प्राप्ति नहीं होता है। मित्रता होने के बाद भी इसमें विसंगति दिखाई देती है, समझ रहे हैं। और 5वें घर में यदि बृहस्पति बैठ जाए, केवल कन्या ही उत्पन्न होता है वहां बृहस्पति के कारण। बृहस्पति तो संतान कष्ट उत्पन्न करता है 5वें घर में बैठने के कारण, परंतु यहाँ 5वां घर जो है वो बृहस्पति का उच्च राशि होता है। सोच लीजिए, यहाँ बृहस्पति सूर्य बैठा हो सिंह राशि में और बृहस्पति चला जाए कर्क राशि में, बृहस्पति उच्चस्थ हो जाए, यहाँ भी चंद्रमा के ऊपर पूर्ण दृष्टि हो, तभी वहां कन्या उत्पन्न होगा। कन्याएं बहुत होते हैं वहां इस प्रकार के लक्षण में। एक संभावित फलादेश है, हम लोगों को इसको क्या करना चाहिए, नोट्स बनाना चाहिए। इससे आगे हमारा फलादेश बार बार देखने से कुंडली हमारा फलादेश और सटीक होगा। इसीलिए बार बार मैं कह रहा हूं, यदि बृहस्पति छठे हो, 8वें में शुक्र हो, बृहस्पति छठे घर में हो, 8वें में शुक्र हो, 9वें में शनि हो और लाभ स्थान में चंद्रमा हो, चंद्रमा मंगल दोनों हो, वहां उत्कृष्ट भाग्य युक्त हो जाता है व्यक्ति। क्या क्या लक्षण है उसको नोट बना लीजिए। बृहस्पति कहां बैठा हो ना, छठे घर में हो, 8वें घर में शुक्र स्थित हो और सूर्य के साथ बृहस्पति भी हो। यहाँ सूर्य बृहस्पति दोनों बैठे हो, कहा सूर्य केतु भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। केतु बृहस्पति सूर्य ये तीनों परस्पर मित्रता निभाते हैं। बृहस्पति छठे घर में हो
8वें घर में शुक्र हो, 8वें घर में शुक्र हो, 7वें घर में बुध और 9वें घर में शनि स्थित हो, 9वें घर में शनि स्थित हो, मंगल एवं चंद्रमा लिख नहीं सकते हैं तो इसको एक कुंडली जैसा बना के भी नोट्स बना लीजिए। मंगल चंद्रमा लाभ स्थान में, एकादश घर में लाभ स्थान में स्थित हो, वहां व्यक्ति उत्कृष्ट भाग्यवान बन जाता है। यहां परस्पर में एक संबंध हो गया है, देख लीजिए आप। इस संबंध के द्वारा एक उत्कृष्ट भाग्यवान व्यक्ति बन जाता है। यदि चंद्रमा मंगल बुध मकर राशि के लाभ में हो जाए, मकर राशि जो लाभ स्थान में चंद्रमा मंगल बुध ये तीनों भी हो, वहां भी धन प्राप्ति होता है। जमीन जायदाद वाहन ये सब उत्तम फल प्राप्ति हो जाता है। मतलब मंगल चंद्रमा की युति जो पंचमेश नवमेश की युति मकर राशि में शुभ फलप्रद होगा। और यहां शनि का भी दृष्टि है, पूर्ण दृष्टि है, उस कारण भी है, परस्पर दृष्टि से भी संबंध बन रहा है यहां। ठीक है, चलिए और एक नोट्स बना लेते हैं। यदि चंद्रमा एवं शनि लग्न में स्थित हो, ये क्या होगा? चंद्रमा एवं शनि लग्न में स्थित हो जाए, यहां कुछ लक्षण आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मंगल वही 11वें घर में हो और 6ठे घर का शुक्र हो जाए, 6ठे घर का शुक्र हो जाए। शुक्र तो तृतीयेश एवं बृहस्पति को कर्मस्थान में बैठा दीजिए। सूर्य शुक्र ये दोनों 6ठे घर में बैठे हैं और शुक्र की महादशा चल रहा है। सोच लीजिए, शुक्र की महादशा चल रही है। शनि चंद्रमा की युति अशुभत्व होता है, हमेशा शारीरिक कष्ट देता है। और लग्नस्थ शनि चंद्रमा युति अरिष्ट योग बनाते हैं। उसके बाद भी यहां शुक्र की महादशा ना शुभ फलप्रद होगा। एक विपरीत राजयोग का पूर्व कक्षा में भी चर्चा किए हैं, कई बार हम लोग चर्चा किए हैं। यदि ये त्रिकभाव का अधिपति अशुभत्व का अधिपति अशुभ स्थान में बैठ जाए ना, वो उतना अशुभत्व नहीं करते हैं। और मीन लग्न में शुक्र 12वें घर में हानिप्रद है, 6ठे घर में नहीं। इसको भी हम लोगों को चिंतन करना चाहिए। समझ गए? कुछ कक्षा में जुड़े हैं ना आप लोग? ठीक है, यहां भी जुड़े हैं और गूगल मीट में ठीक है जुड़े हैं आप लोग, 2 लोग जुड़े हैं। ठीक है, जितने उसके बाद यूट्यूब में तो मैं इस वीडियो को अपलोड भी कर देता हूं। हाँ, प्रज्ञा भारतम मोबाइल ऐप में भी आप लोग देख लेंगे तो अभ्यास कर लेंगे तो हो जाएगा। और यदि मन में कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, हमेशा मैं कह रहा हूं, आप लोग क्या सोच रहे हैं मुझे पता नहीं चल रहा है, क्या पढ़ना चाह रहे हैं मुझे पता नहीं चल रहा है। इसीलिए विषय संबंधित प्रश्न बा जो जिस विषय में हम लोग कंटिन्यू पढ़ रहे हैं और उससे क्या आपको अपेक्षित है, उस प्रकार के उस संबंधित प्रश्न व्हाट्सएप में अथवा चैट में, प्रज्ञा भारतम के जो मोबाइल ऐप है उसके चैट में आप लोग मैसेज कर लीजिए। उससे क्या होगा, मुझे एक अंदाज प्राप्त होगी मैं आपको क्या आपके साथ चर्चा करूं, कौन से विषय में। इसके बाद हम लोग कुछ कुंडली के बारे में भी, प्रैक्टिकल कुंडली के बारे में भी समझेंगे। अभी तक हम लोग सब लक्षण बार बार बहुत सारे लक्षण का चर्चा अभी तक कर रहे हैं। 12 भावों का भी पढ़ना है, एक एक करके 12 भावों का कैसे फलादेश करते हैं, किस भाव का अधिपति के साथ किस भाव संबंध रहने से क्या फल होता है। लगभग कई सारे विषय चर्चा किए हैं, लेकिन उससे भी अधिक हम लोगों को
ये संपूर्ण कुंडली का फलादेश की कक्षा है। इसीलिए प्रज्ञा भारतम में जो जुड़े हुए हैं मोबाइल ऐप में, उन सबको सारा स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रहा होगा। जो कक्षा में जुड़ रहे हैं वो ठीक है, जो नहीं जुड़ रहे हैं वो बाद में वीडियो देख के भी अभ्यास कर सकते हैं, उसको नोट्स बना सकते हैं। उसमें भी प्रश्न जिज्ञासा जनित प्रश्न होगा तो चैट में मैसेज कर लीजिए, कृपया करना चाहिए आप लोगों को। चलिए, इसके बाद इसी मीन लग्न में चंद्रमा मंगल बुध बृहस्पति, चंद्रमा मंगल बुध बृहस्पति, चंद्रमा मंगल बुध एवं बृहस्पति, ये चारों की चारों यदि स्थित हो, कहा, कौन से स्थान में? चतुर्थ स्थान में। भावात भावपतिश्च कारकवशात तत्तत् फलम योजयति, हम लोग पढ़े हैं। किसी भी भाव का फलादेश करते हैं तो उस भाव से, उस भाव के अधिपति से, उस भाव के कारक से हम लोग फल कथन करते हैं। और चतुर्थ भाव का कारक ग्रह जो है वो चंद्रमा एवं बुध होता है ना। तो चतुर्थ भाव कारक चंद्रमा मातृकारक ग्रह है और बुध मित्र कारक ग्रह है, और बृहस्पति भी मित्रत्व का कारक भी है, और मंगल भूमि वाहन मकान जमीन जायदाद उस संबंधी ग्रह जो है वो मंगल है। ये चारों की चारों यदि चतुर्थ भाव में बैठ जाए, और मंगल चंद्रमा बृहस्पति ये तीनों परस्पर मित्र हैं, और बुध ऐसे एक ग्रह है जिसके साथ रहता है उसी के जैसा भी प्रभावी हो जाता है, और बुध अपने स्वगृह में चतुर्थ भावाधिपति चतुर्थ भावस्थ है, मतलब यहाँ भाव भावाधिपति भाव का कारक ये सब जुड़े हुए हैं। और भूमि संबंधित ग्रह जो चतुर्थ भाव से हम लोग विचार करते हैं, वाहन मकान जमीन जायदाद, उसका कारक भी मंगल उसी चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। तो यहाँ इन चारों का युति होने के कारण इन चारों में से किसी का भी दशांतर सा चल रहा हो, निश्चित रूप में, क्योंकि बृहस्पति बुध केंद्राधिपति है और मंगल चंद्र त्रिकोणाधिपति है। केंद्र त्रिकोणाधिपति का परस्पर में सहवास संबंध हो गया है। इस संबंध को लक्ष्मी नारायण योग हम लोग कहते हैं। इन चारों का युति संबंध इसी मीन लग्न में सबसे अति उत्कृष्ट यश व शुभ फल प्राप्ति का योग बन जाएगा। वाहन भी प्राप्ति होगा, सारे के सारे जितने भौतिक सुख है, भाग्योदय होगा, सारे के सारे सभी प्रकार की शुभ फल प्राप्ति होगी। तो इसमें केवल एक अकेला एक ग्रह है जो शुक्र है, क्योंकि बुध के निकटवर्ती ग्रह जो है वो शुक्र है। हमेशा लॉजिक को, सिद्धांत को ध्यान देना चाहिए आप लोगों को फलादेश करते वक्त। बार बार मैं कह रहा हूं, शुक्र, सूर्य, बुध, शुक्र ये सब निकटवर्ती हैं। इस प्रकार पंचकूट हो जाए, पंचकूट हो जाने से हम लोग जानते हैं यदि सूर्य से लेके 7 ग्रह, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, ये सप्तक ग्रह 3 स्थान में बैठ जाते हैं, तो बल्लकी दामनी पाश केदार इत्यादि योग से कौन सा योग होता है, याद है? आप सब, शूल योग होता है ना, भूल गए आप लोग, शूल योग होता है। तो इस प्रकार के अशुभत्व का योग का लक्षण यहां घटित हो जाता है। फटाक से जुड़े हैं लेकिन जवाब भी नहीं दे रहे हैं। विश्वजीत जी, आप लोगों को जवाब भी देना चाहिए। माइक ऑन है ना, आवाज आ रही है? ठीक है, ठीक है, आपको आंसर भी देना चाहिए। तो ये पांचों की पांचों ग्रह एक साथ चतुर्थ भाव में बैठ जाने के कारण यहाँ शूल योग उत्पन्न हो जाएगा। और शुक्र क्या है, सबसे अधिक अशुभत्व ग्रह है, क्योंकि त्रिषणाय का अधिपति एवं
त्रिक का अधिपति, और बृहस्पति का भी शत्रु है, बुध का भले ही मित्र है, बृहस्पति का शत्रु है, मंगल का भी शत्रु। तो इस कारण से शुक्र अकेला यहाँ स्थित हो जाए, शुक्र नहीं है तो इन चारों के द्वारा अच्छा यशस्वी प्राप्ति योग होगा, परंतु तृतीय से अष्टमे शुक्र का संबंध होने के कारण इस योग का भंग हो जाएगा, तुरंत भंग हो जाता है। तभी आप कहेंगे शुक्र का पूर्ण दृष्टि हो जाने से भी भंग हो जाएगा, मतलब शुक्र की तो दृष्टि नहीं होगी, क्योंकि बुध के निकटवर्ती ग्रह होता है, इसलिए बुध के आसपास बैठेगा। इस कारण से शुक्र एक साथ बुध शुक्र हो और चंद्र मंगल बृहस्पति, ये पांचों की पांचों ग्रह होने के कारण क्या होता है, जो यश कीर्ति वाहन भौतिक सुख सब प्राप्ति होना चाहिए, इसका भंग हो जाता है तुरंत फटाक से। समझ रहे हैं बात को? इसके बाद धनु राशि का बृहस्पति, धनु राशि का बृहस्पति यहाँ यदि चंद्र मंगल से दृष्ट हो, मतलब बुध शुक्र बैठे हो सप्तम भाव में, इस प्रकार की योग भी हो, चंद्र मंगल बैठे हैं और चतुर्थ भाव में बृहस्पति का पूर्ण दृष्टि चंद्रमंगल के ऊपर, चंद्रमंगल की पूर्ण दृष्टि बृहस्पति के ऊपर, इस योग में भी अच्छा शनि भी बैठा है लग्न में, इसमें भी बहुत अच्छा उत्तम राजयोग होता है, इससे भी अनेक यश कीर्ति का प्राप्ति होता है, निश्चय योग फल प्राप्ति होता है। और एक लक्षण हम लोग लिख लेते हैं, लक्षण को नोट्स बनाना है, बार बार कह रहा हूं। चंद्रमा यदि वृषभ राशि में स्थित हो, कहां स्थित हो? चंद्रमा वृषभ राशि में स्थित हो, सूर्य जहां सिंह राशि में स्थित है वही है, और बुध कन्या राशि में है, शुक्र तुला राशि में। इस प्रकार चंद्रमा वृष, शुक्र तुला, बुध कन्या, बृहस्पति धनु राशि में, मंगल मकर राशि में। मतलब कहने से यह अर्थ है सब उच्चस्थ स्वगृहस्थ इस प्रकार की योग हो जाए। बृहस्पति भी स्वगृहस्थ है, मूल त्रिकोण राशि उसका धनु राशि है, मंगल उच्च राशि मकर राशि में बैठ जाए और शुक्र स्वगृहस्थ हो जाए, बुध उच्चस्थ एवं मूल त्रिकोण स्व त्रिकोण ये सब कन्या राशि में होता है, और सूर्य स्वगृहस्थ है, चंद्रमा उच्चस्थ है, इस प्रकार। शनि कुंभ में भी चला जाए, शनि कहां बैठ जाए? कुंभ में, आपने मूल त्रिकोण में। इस प्रकार के लक्षण में ये बल्लकी योग हो गया। ये कौन सा योग हो गया? बल्लकी संख्या योग में बल्लकी योग हो गया। इस प्रकार योग में बहुत सा भाग्य उदय होगा, क्योंकि सारे ग्रह तो शुभ क्षेत्रस्थ हो गए, अपने स्वगृह अथवा उच्च क्षेत्रस्थ हो गए। इस प्रकार की योग घटित नहीं होता है, लेकिन जब हो जाए तभी वहां निश्चित बहुत भाग्योदय है, यश कीर्ति का प्राप्ति है। तो इसी प्रकार मेष लग्न से लेके आप मीन लग्न तक हम लोग 12 लग्नों की चिंतन किए हैं। इस 12 लग्नों का और भी कई सिद्धांत हो सकते हैं। इसी के साथ यदि किसी के मन में कोई प्रश्न अथवा जिज्ञासा हो, प्रश्न करें, नहीं तो कक्षा को यहीं विराम देंगे। इसी के बाद में एक श्लोक यहाँ नोट्स बनाया हूं, उसको भी आप लोग नोट्स बना सकते हैं। ये 15वां अध्याय का श्लोक है। मैं सोचा था इसको भी समझा दूं, लेकिन आज समय हो गया है, बहुत समय हो गया है, ज्यादा समय नहीं लेंगे। ये नासस्थान गतो दिवाकर करीर लुप्तस्तु यद भावपो नीचारातिगृहं गतो यदि भवेत् सुमीरयुक्तेक्षिताः यद्भावस्य विनाशनं वितनुते तदृग्विधोऽन्यस्ति चेत् तद्भावोऽपि फलप्रदो न हि शुभश्चिन्नाशमुग्रग्रहः। ये श्लोक याद करके आना है, और अगले कक्षा में इस श्लोक के साथ हम लोग सोमवार को, मतलब कल 8 बजे कक्षा लेंगे।
धन्यवाद है। यदि किसी का प्रश्न हो प्रश्न करें, नहीं तो यहीं कक्षा को विराम दे रहे हैं।